हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे सी जी पी ए टी 2021 का सेट ए का पार्ट नंबर 3। और यहाँ पे हम पिछले जो वीडियो में हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे 10th तक, उसके आगे यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और उसमें पूछा गया कि ए वायर पी क्यू आर, ये दिया कि आपको यहाँ पे पी से क्यू तक आपको वायर दिया है और यहाँ पे ऊपर से नीचे से ऊपर तक क्यू आर दिया हुआ है। तो कह रहा है पी क्यू आर इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज सोन इन द फिगर। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है जो पी क्यू है और क्यू आर है वो ए के इक्वल में है। तो फिर आपसे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ फोर्स ऑन पी क्यू एंड क्यू आर, यानी कि जो आपको रेशियो निकालना है वो फोर्स निकालना है पी क्यू डिवाइडेड बाय फोर्स कहाँ का, क्यू आर का। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आइए पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लिया हमारे सामने कोई भी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मान लेते हैं ये कि हमको कोई मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है जो कि बी है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी आप यहाँ पे वायर रखते हैं जिसमें करंट फ्लो कर रही हो और उसकी जो लेंथ एल है, मान लीजिए पूरी इसकी लेंथ एल है, और ये जो हमारी लेंथ है, लेंथ कहीं ना कहीं हमारा जो कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रही है, तो उस पर फोर्स लगता है। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि किसी भी वायर में करंट फ्लो करती है तो उस पर भी एक मैग्नेट उसके अराउंड जनरेट हो जाता है। तो दो दो मैग्नेट क्या होंगे, फोर्स लगाते हैं। तो जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है वो सिंपल सा होता है आई बी एल साइन थीटा, जहाँ पे आई करंट होती है, बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड, एल क्या होता है वायर की लेंथ, और थीटा क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, थीटा हमारा ये होता है कि जो हमारी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है यानी कि लेंथ कह सकते हैं, और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड इसके बीच का एंगल। तो अब यही एंगल को ध्यान में देख करके हमारा फोर्स कम ज़्यादा हो सकता है। तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले पी क्यू देखिए, यहाँ पे आपको एरो दिखाई दे रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड, तो कन्फर्म है कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी आगे की तरफ है, फॉरवर्ड। अब यहाँ पे देखिए पी क्यू जो पार्ट है वो ये दिखाई दे रहा है आपको कि पी से लेके हमारा जो क्यू तक का पार्ट है, इसके लेंथ तो जो यहाँ पे ए मान लेते हैं, लेकिन अभी इसमें ध्यान देना कि लेंथ इसकी क्या है, सामने है। तो कह सकते हैं जिस तरफ लेंथ दिखाई दे रही है उधर ही क्या हो रहा है हमारे, यानी कि जिस तरफ करंट दिखाई दे रही है उधर ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो एंगल सबसे इंपॉर्टेंट एंगल हमारा कितना बनेगा, जीरो, 0 डिग्री, क्योंकि दो पैरेलल के बीच में से एंगल जीरो बनता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर एंगल जीरो हो गया है तो आपको मालूम है कि हमारा जो फोर्स होता है वो होता है क्या, आई बी एल साइन थीटा, आई विल साइन थीटा। तो अगर मैं स्पेशली बात करूँ फोर्स किस वाली आर्म का, तो पी क्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा आई बी एल और साइन 0 डिग्री, और साइन जीरो का वैल्यू तो जीरो होता है, तो यानी कह सकते हैं हमारा जो फोर्स पी क्यू पे लगेगा वो तो जीरो हो जाएगा। तो पहला जब यहाँ निकाल लेंगे उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं सेकंड वाला। तो सेकंड वाले में यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो वही, लेकिन हमारा जो यहाँ पे वायर है वो कहीं ना कहीं नीचे से ऊपर गया हुआ है। देखिए यहाँ पे हमारा क्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, करंट हमारी फ्लो कर रही है सेम आई करंट। तो यहाँ पे देखिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड आगे है और हमारा जो वायर है ऊपर की तरफ जा रही करंट, तो एंगल 90 बनेगा। अगर एंगल हमारा 90 बनेगा तो अगर मैं बात करूँ कि फोर्स हमारा कहाँ का, क्यू आर का, तो यहाँ पे इसको आप लिखेंगे आई बी एल, और एंगल 90 बना तो यहाँ पे साइन 90 लिखेंगे, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अगर साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे आप क्यू आर अगर निकालेंगे तो हमारा फोर्स आएगा आई बी एल, या फिर बी आई ए, एल को क्योंकि यहाँ पे ए दिया हुआ है तो एल की आप ए भी लिख सकते हैं, चाहे तो आई बी ए या बी आई एल, आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन हमको देखिए रेशियो पूछा है एक्चुअली, तो हमको जो रेशियो निकालना है यानी फोर्स पी क्यू और डिवाइडेड बाय यहाँ पे फोर्स ऑफ क्यू आर। तो आपको पता है पहले वाला तो जीरो आया था, यानी जीरो अपॉन आई बी ए लिखेंगे, आई बी ए। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल आई दिया है करंट, तो स्मॉल आई आप लिख सकते हैं जैसा भी, लेकिन हमारा फाइनली आंसर जीरो आएगा। ठीक है, क्योंकि जीरो से हम आई बी ए को डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा आंसर जो आने वाला है वो तो जीरो आ जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा फर्स्ट, ये ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। अब आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें देखिए पूछ रहा है कि द गैल्वेनोमीटर बेस्ड ऑन टेंजेंट लॉ इज कॉल्ड। अब आपको मालूम है कि अगर आपको डिटेल में पढ़ेंगे तो आप 12th की बुक यहाँ पे उठा सकते हैं, साइंस वाले ग्रुप की, अदरवाइज आपको डिटेल में पढ़ सकते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर हमारा होता है वो कई तरीके का होता है। तो इसमें मूविंग कॉइल भी हम कह सकते हैं होता है, मूविंग मैग्नेट भी होता है। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे क्या टेंजेंट लॉ जिस वाले में यूज़ होता है वो हमारा होता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। ठीक है, कि यानी कि ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसमें टेंजेंट लॉ यूज़ करते हैं वो हमारा होता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, यानी स्पर्शज्या धारामापी। यानी स्पर्शज्या नियम के आधारित धारामापी को क्या कहते हैं, स्पर्शज्या धारामापी। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारे क्या है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आइए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 9 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो अगर देन द रिजल्टिंग टेम्परेचर विल बी। देखिए इसमें क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि ये कोई बकेट है, इसमें यहाँ पे वाटर फिल किया गया है। अब अगर यहाँ पे वाटर फिल किया गया है तो आपको ये ध्यान देना है कि ये वाटर का जो मास है वो कह रहा है कि 9 kg का है।
पहली बात, और ये 50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे है। अब यहाँ से क्या करना है आपको, एक आइस लेना है और इसको इसके अंदर डालना है। तो आइस का जो टेम्परेचर है देखिए आपको 0 डिग्री सेल्सियस कहा गया है और 1 किलोग्राम की बर्फ़ है। तो आपको इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप बर्फ़ डालते हैं तो सबसे पहले बर्फ़ क्या होती है कि मेल्ट होती है, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि हम अगर यूज़ करें तो यहाँ पे जो हमारा लॉ यूज़ करते हैं, तो इसमें लॉ में हमारा ये होता है कि जो बर्फ़ यहाँ पे मैं डालूंगा तो ये क्या करेगा अपने अंदर की जो, यानी कि ये अपने अंदर क्या करेगा, एनर्जी लेगा, ठीक है, हीट लेगा। और जो हमारा वाटर गर्म है इसको हीट देगा। नहीं, यहाँ पे सिंपल सा बात होती है कि दी गई हीट इज इक्वल टू ली गई हीट, यानी कि आपसे कहेंगे हीट गिवन बाय द बॉडी, हीट इज गिवन बाय द बॉडी, अब इक्वल होता है हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना कि वाटर क्या करा, गर्म है तो हीट देगा, लेकिन इसकी स्टेट परिवर्तन नहीं होगी, यानी स्टेट जो इसकी वाटर थी वो वाटर ही रहेगी। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सिंपल रखना एम एस डेल्टा टी, यहाँ पे आपको लगाना रहता है। तो डेल्टा टी का मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि आप कह सकते हैं वाटर माइनस का थीटा ऐसे। अब देखिए थीटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं मास ऑफ वाटर कर देता हूँ सिंपल सा, और ये एस डब्ल्यू यानी वाटर। अब देखिए ये है क्या, ये सारा जो डाटा है ये वाटर के लिए है कि मास ऑफ वाटर, उसका स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। और देखिए यहाँ पे हमारा वाटर तो गर्म था पहले, तो थीटा डब्ल्यू लिखा है कि हाँ 50 डिग्री सेल्सियस पे था, लेकिन जब आपकी बर्फ़ घुल जाएगी, मिक्स हो जाएगी, तो उसका टेम्परेचर क्या हो, कम हो जाएगा। तो ये हमारा जो थीटा है, ये कह सकते हैं ये क्या, ये रिजल्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे रिजल्टेंट है, ये आपको लिखना है कि वाटर की तरफ। लेकिन अब आइस के साथ देखिए क्या होगा, आइस के साथ क्या होगा कि आइस पहले अपनी स्टेट को चेंज करेगा। तो स्टेट को चेंज करने के लिए हमारी जो हीट लगती है वो होती है एम एल। अब ये हमारी आइस के लिए बात हो रही है स्पेशली, तो यहाँ मास ऑफ आइस यहाँ लेना है और लेटेंट हीट ऑफ आइस यहाँ लेना है। अब प्लस, अब जब हमारी यानी कि कह सकते हैं कि बर्फ पिघल गई है, इसकी स्टेट चेंज हो गई है, अब वो वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है। अब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे कि हाँ एम एस डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब यहाँ पे थीटा माइनस थीटा जो भी इसका पहले का टेम्परेचर था। तो आपको पता है पहले टेम्परेचर तो 0 डिग्री था, क्योंकि जब हमारी बर्फ़ पानी में घुल जाएगी तो 0 डिग्री बर्फ़ क्या होती है, 0 डिग्री के वाटर में चेंज हो जाएगी। यहाँ पे थीटा माइनस जीरो करेंगे, ये हमारा क्या है थीटा, फिर से ये हमारा हो जाएगा कि जो भी इसका कहते हैं रिजल्टेंट हमारा टेम्परेचर है। और यहाँ पे आइस की बात हो रही है, यहाँ पे सिंपलाइज करेंगे, और एस डब्ल्यू क्या हमारा वाटर बन चुकी है, तो यहाँ पे वाटर करेंगे। अब यहाँ से अगर मैं थीटा को देखिए सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले थीटा का एक नॉर्मल फॉर्मूला बना लेते हैं कि जो हमारा थीटा यानी कि मिक्स यानी कि मिक्सचर का हमारा जो टेम्परेचर आएगा, तो मैं यहाँ पे थीटा मिक्सचर का यहाँ पे अगर लिखता हूँ, तो थीटा मिक्सचर हमारा यहाँ पे आएगा वैल्यू। इसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं कि मास ऑफ वाटर, उसके बाद टेम्परेचर ऑफ वाटर, माइनस उसके बाद मास ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस यहाँ पे लिखना है, और डिवाइड आपको कर देना है यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। और यहाँ पे डिवाइड यहाँ पे करेंगे, दोनों के मासेस को ऐड कर देंगे, यानी मास ऑफ वाटर और प्लस मास ऑफ आइस। ये कहाँ से आया, देखिए मैंने इसी इक्वेशन को सॉल्व किया है, बस यहाँ पे केवल थीटा की वैल्यू को निकाला। या तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को याद भी कर सकते हैं, चलेगा। अब यहाँ पे देखिए जब वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको थीटा मिक्स की वैल्यू को निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है मास ऑफ वाटर 9 kg था, और उसका जो टेम्परेचर 50 था, तो 9 × 50 यहाँ पे कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो मास था आइस का 1 किलोग्राम था, और आइस की देखिए लेटेंट हीट हमारी जो मेल्टिंग की होती है वो 80 होती है, 80। तो यहाँ पे हम एसआई सिस्टम में 80 यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो स्पेसिफिक हीट होती है तो 1 होती है, यहाँ पे 1 से डिवाइड कर देंगे, और दोनों को मासेस को ऐड करेंगे, यानी 9 + 1। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो आपको देखेंगे यहाँ पे 9 × 50 होगा, 450 आ जाएगा, माइनस 80 आपको दिखाई देगा, अपॉन में 10 यहाँ पे दिखेगा। अब 450 माइनस 80 यहाँ पे करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको आ जाएगा 370 अपॉन में 10, और जीरो से जीरो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। तो फाइनली आप देखिए कि जो थीटा मिक्सचर है हमारा, तो थीटा मिक्सचर की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 37 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा क्या होगा, फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा राइट ऑप्शन होगा कि मिक्सचर के बाद हमारा राइट आंसर क्या आएगा, वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें सिंपल सा कह रहा है कि ए लार्जर आइस बर्ग मेल्ट एट द बेस बट नॉट एट द टॉप बिकॉज। अब मान लीजिए इसे आपको पता है कि हमारा सपोज मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि अगर ये हमारा कहीं पे ये ओशियन है, तो हमारा जो यहाँ पे आइसबर्ग की अगर बात करेंगे, ये देखिए मान लीजिए हमारा आइसबर्ग है जो कि काफ़ी डेप्थ में डूबा हुआ है, ऊपर थोड़ा सा निकला हुआ है। तो आपको पता है सपोज मैं डी मान लेता हूँ, तो डी डेप्थ में डूबा हुआ है। तो कह रहा है कि जो नीचे वाला पार्ट है ये पहले मेल्ट हो जाता है, ऊपर वाला पार्ट मेल्ट नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें कि ऊपर की बात कर रहे हैं और टॉप की, तो यहाँ पे केवल इसके ऊपर एयर होगी, तो यहाँ पे केवल एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा, नहीं पी नॉट।
जबकि अगर मैं नीचे वाली तली की बात करूँ, या देखिए यहाँ पे एयर का प्रेशर तो होगा ही होगा, यानी पी नॉट तो ऑलरेडी होगा जो ऊपर पड़ सबके ऊपर पड़ता है, प्लस ये जो आप डेप्थ देख रहे हैं इसकी वजह से भी हमारा क्या होगा, एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा। तो जो हमारा डेप्थ की वजह से प्रेशर क्या होता है, वो होता है रो, ठीक है, जी एंड डी, या रो जी एच कहते हैं, रो जी एंड डी। अब ये रो क्या है, जो आपका वाटर है उसका कह सकते हैं कि ये आपका जो भी है डेंसिटी होगा, और जो जी हमारी ग्रेविटी है और डी हमारी डेप्थ है। तो यहाँ पे देखेंगे कि नीचे वाले तली पे हमारा एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। अब यही मेन कॉज होता है कि जो हमारा नीचे वाला प्रेशर उसमें हाई प्रेशर आता है। तो हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है कि आपका जो नीचे वाला है उसका गलनांक क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, यानी जो नीचे वाली तली उसका गलनांक कम हो जाता है, वो जल्दी पिघल जाती है। तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि ड्यू टू द हाई प्रेशर द आइस एट द बेस लोअर्स इट्स मेल्टिंग पॉइंट। किसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसको कम कर देती है, क्या, उच्च दाब, ठीक है, यानी हाई प्रेशर। तो उच्च दाब के कारण तली के बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से जो नीचे तली की हमारी होती है बर्फ़ वो पहले पिघल जाती है। ये इसका हमारा मेन कॉज होता है। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ एन आइडियल सिंगल मूवेबल, ये इंपॉर्टेंट है, मूवेबल सिंगल मूवेबल पुली इज। अब देखिए मूवेबल पुली का मतलब क्या है कि बिना कहीं ना कहीं इसको हमको बांधे ही हमारा काम नहीं चलेगा। तो मान लेते हैं सपोज यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ कि मूवेबल पुली देखिए क्या होती है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि मैंने फिक्स पुली अगर बनाया होगा, ये हमारी फिक्स पुली है। तो यहाँ से मान लेता हूँ कि अब यहाँ पे एक मूवेबल पुली यहाँ पे बना देते हैं। तो यहाँ पे पहले फिक्स पुली से अगर मैं रोप ऐसे डालूँ, और यहाँ पे ये देखिए मैंने मूवेबल पुल यहाँ पे लगाया हुआ है, और यहाँ से रोप को यहाँ से ऐसे करते हुए यहाँ पे ऊपर मैंने बांध दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ बांध दिया, तो अब ये हमारा इसकी मेनली बात कर रहा है कि मूवेबल पुली। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे कोई अगर लोड आप हैंग करा दो आप, तो अब अगर ये लोड हमारा सपोज एल है, तो देखिए ये हमारा मूवेबल पुली पे दोनों साइड में आप देखिए स्ट्रिंग दिखाई दे रही है, तो दोनों पे तो एक टेंशन डालेगा, यानी टी कह सकते हैं, टी कह सकते हैं ऐसे। तो यही रीज़न होता है कि मूवेबल पुली में हम दोनों तरफ से देखते हैं कि हमारी मूव करते हैं, यानी दोनों तरफ से हमारी टेंशन पड़ता है। तो आप कह सकते हैं जो लोड होता है वो कहीं ना कहीं टी प्लस टी बन जाएगा, यानी डबल टी हो जाएगा, तो टू टी के बराबर आ जाएगा। तो लोड तो हमारा टू टी हो गया, लेकिन जो हमारा इफर्ट होता है, जो हमारा इफर्ट होता है वो तो हमारा टी के बराबर होता है, यानी जो टेंशन में हमारा आ रहा है टी, इफर्ट हमारे क्या होता है, टी के बराबर होता है। तो आप देखिए मैकेनिकल एडवांटेज का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो मैकेनिकल जो एडवांटेज होता है यानी कि एम ए, वो आपका होता है कि लोड अपॉन इफर्ट। लोड अपॉन इफर्ट हमारा यहाँ पे क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है। तो देखिए लोड कितना ऑलरेडी टू टी यहाँ पे लिखा हुआ है, और इफर्ट देखिए हमारा टी के बराबर, तो टी से टी हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा फाइनली आंसर क्या बचेगा, वो होगा टू। तो हमारा जो भी मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो आ जाएगा टू आ जाएगा। तो हमारा जो राइट यहाँ पे कह सकते हैं हमारा जो राइट ऑप्शन आएगा मैकेनिकल एडवांटेज हमारा टू हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये देखिए तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पार्ट नंबर थर्ड, इसमें मैंने आपको 11 से लेकर 15 तक क्वेश्चन कराया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर ये पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि अगला जो हमारा पार्ट आएगा वो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।